आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो क्लास 8 का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। ध्यान रखिए ये चैप्टर आपके यूनिट 3 के सिलेबस में है। इससे क्वेश्चन T2 के सिलेबस में जो आपका मार्च में बोर्ड का एग्जाम में होने वाला है उससे पूछा जाएगा, तो छोड़ने की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी इसमें हमें इन चीजों के बारे में बात करनी है। बेटा रेशो क्या होता है, वेरिएशन किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन किसे कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन किसे कहते हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी। सिर्फ आपका काम है पेन उठाकर लेक्चर नोटबुक सामने रखकर जो यहां से बोला जाए वो उतार दो। जो समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उस पर काम करेगा। समझ आ रहा है मेरा बच्चा? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो की, क्योंकि मेरा बच्चा जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज रेशो, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी रेशो इंपॉर्टेंट है। सर ये रेशो होता क्या है, कैसे ये समझे? आपने क्लास 6th 7th में पढ़ा होगा लेकिन समझ नहीं आ रहा। समझ अगर आया भी होगा लेकिन आप भूल गए, अब कैसे याद रखे? ध्यान रखिएगा बच्चा, मान लीजिए मेरे पास दो क्वांटिटीज है, एक ए है और दूसरी बी है। ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन दोनों सेम काइंड के हैं, यानी अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर है, ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, सेम क्वांटिटी के है बच्चा, यानी सेम काइंड के है बच्चा। और एक कंडीशन साथ साथ है, a इज नॉट इक्वल टू बी। रेशो के लिए a b के बराबर नहीं होना चाहिए। तब बेटा कह रहा है कि अगर a और b दो क्वांटिटीज है, इफ a एंड b आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, देन a बाई b जो एक फ्रैक्शन है, बच्चा पढ़ा है फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल पढ़ा है कि नहीं? a बाई b जो है बच्चा ये एक फ्रैक्शन है एज अ कॉर्ड। इसी फ्रैक्शन को कहते हैं क्या? रेशो ऑफ ए टू बी, यानी इसी फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं रेशो ऑफ ए टू बी। ये रेशो है किसका? ए टू बी। समझ आ रहा है? तो इस चीज को जो है हम लिख सकते हैं ऐसे, ए इज टू बी। हम कहते हैं ए इज टू बी मतलब ए रेशो बी। अरे समझ आ रहा है? एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट क्या है कि यहां पर दो क्वांटिटीज रिलेटेड होती है कि अगर मैं इसमें चेंज करूं इसमें कितनी चेंज आए। ठीक है, वो आपको समझ नहीं है, आगे है। अब यहां पर इतना समझिए बेटा कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बाई बी, उसी को हम कहते हैं रेशो ए टू बी, यानी एक फ्रैक्शन a बाई बी को ही हम कहेंगे रेशो ऑफ ए टू बी। ठीक, उसको हम ऐसे कहते हैं। यानी अब अगर आपके पास कभी ये निकला बच्चा क्या आपके पास 2/3 है, तो सर उसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? 2:3। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो ऑफ 2:3। समझ आ रहा है बच्चा? समझ नहीं आया ना कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम रिपीट करेगा, हम आपको अलग वीडियो इस पे बताएगा। याद रखिएगा ये बहुत ही आसान है मेरा बच्चा। ये हुआ रेशो। अब यहां पर देखें सर, दूसरा टॉपिक हमारे पास है वेरिएशन। सर ये वेरिएशन समझ नहीं आया, क्या है वेरिएशन? ध्यान रखिएगा, समझाएंगे। सेकंड टॉपिक मेरे पास है वेरिएशन। बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, जो चीजें आपको यहां पर बताई जाएगी ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए एक क्वांटिटी है पेन्स, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी इसका है, इसके साथ कॉस्ट, पेन्स का कॉस्ट। अब वेरिएशन समझ लीजिएगा कि अगर एक क्वांटिटी है पेन्स, दूसरी है कॉस्ट, उन पेन्स की कॉस्ट। मैं अगर बोलूं कि एक पेन जो है, 1 पेन जो है उसकी कीमत 5 रुपये है, 5 रुपये उसकी कीमत है, यानी एक पेन जो है वो 5 रुपए में है। अगर मैं इसमें इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं, तो 2 पेन्स कितने में आएंगे? 10 रुपीज में ऑब्वियसली। 3 पेन्स कितने में आएंगे? 15 रुपीज में। यानी इस क्वांटिटी के चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी जो मेरे पास है वो चेंज हुई कि नहीं? अब यही ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है,
एक के चेंज करने पर दूसरी चेंज हुई, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना कि अगर एक क्वांटिटी के चेंज करने पर दूसरे में चेंज हुई, तब मैं कहूंगा कि ये दो क्वांटिटीज जो है या वो दो क्वांटिटीज जो है वो वेरिएशन में है, यानी एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड है। मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज करूं, उनका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, यानी इसकी इस क्वांटिटी पे ये डिपेंड है। अगर मैं कॉस्ट कम करूं, मुझे पेन्स कम आएंगे, इसका मतलब ये इस पे डिपेंड है, आपस में डिपेंडेबल है। एक के चेंज पे दूसरा काम करता है, दूसरे के चेंज में अगर चेंज लाऊं तो इसमें चेंज होता है। तो मैं कहूंगा कि बेटा ये दो जो क्वांटिटीज है ना बेटा, ये वेरिएशन में है। अब डेफिनेशन कैसे लिखे सर, समझ नहीं आया। डेफिनेशन लिखा है तो मैं लिखिए, ये रही डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, जिसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। अब हम चैप्टर के अंदर अंदर घुस रहे हैं। पहले हमने रेशो देखा, रेशो ए बाई बी जो है फ्रैक्शन, उसको हम लिख सकते हैं ए इज टू बी, दैट इज रेशो, सिंपल। वेरिएशन, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज, तब हम उन दो क्वांटिटीज को वेरिएशन में कहेंगे जब एक के चेंज पे दूसरे में चेंज होगी, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होगी। समझ आ रहा है? तो दो क्वांटिटीज वेरिएशन में है। अब तीसरा प्रपोर्शन, बहुत ही आसान, समझ लीजिएगा क्या है। पहले डेफिनेशन देखिए, क्या कहता है प्रपोर्शन। बेटा मैंने रेशो पढ़ाया, रेशो आपने सीखा तो प्रपोर्शन खत्म। देखो मेरा बच्चा कहता है प्रपोर्शन इज सिंपली ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? यहां पर स्टेटमेंट एक इक्वेशन को भी कह सकते हैं बच्चा, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, जब एक क्वांटिटी दूसरे को बराबर रखते हैं। तो यहां पर भी एक क्वांटिटी हमने दूसरे को बराबर रखी, तो हम कह सकते हैं सिंपली प्रपोर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो रेशियोज इक्वल होते हैं। जब दो रेशियोज इक्वल होंगे तो उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। यानी ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आपके पास A इज टू बी बराबर होगा C इज टू D को, तब हम कहेंगे इस स्टेटमेंट को, इस सारे स्टेटमेंट को हम कहेंगे प्रपोर्शन। बेटा सर, बेटा याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे 2 इज टू 10, ये बराबर है 3 इज टू 5। सर समझ नहीं आया, कैसे बराबर है? तो लिखो ना कैसे, तो मैं लिखूं 2 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कब क्या बोला, अगर मेरे पास A बाई बी है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A इज टू B लिख सकता हूं कि नहीं, रेशियो के फॉर्म में। तो वही है, 2 इज टू 10 को मैंने लिखा इससे। तो बेटा ये हमारे पास अभी पता नहीं है, बस लिखा 3 डिवाइड बाई 15। तो चलिए कैंसिलेशन करते हैं, कटापुटी करते हैं कि नहीं। हाँ, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, वेरी गुड। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15। तो ध्यान से देखिए, 1/5 इज इक्वल टू 1/5, दोनों इक्वल है। तो वही मैंने कहा कि जब एक स्टेटमेंट में दो रेशियोज इक्वल होंगे बेटा, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे प्रपोर्शन। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये टर्मिनोलॉजी जब हम खत्म करेंगे तो हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम अपने एनसीईआरटी सिलेबस के जो बुक्स है उसके क्वेश्चंस पे आएंगे, सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, सो दैट आपका कोई भी मार्क्स छूटे ना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हमें आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहां पर वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको बैठना है और आपको काम करना है मेरा बच्चा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हमने रेशो खत्म किया, समझिए। दूसरा हमने वेरिएशन पढ़ा, वेरी गुड। तीसरा हमने प्रपोर्शन पढ़ा। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कहते हैं, वेरिएशन या डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दिमाग यहीं पर रखिएगा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नहीं हुए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे मेरा बच्चा, पढ़ाना। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान रखिएगा बच्चा। अब हमारे टॉपिक में आ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जिसको हम डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। है क्या ये? किस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। कह रहा है 2 क्वांटिटीज A and B आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
दो क्वांटिटीज अगर मैं लूं ए और बी, इसको हम कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई दूसरी भी इंक्रीज हुई, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई दूसरी भी डिक्रीज हुई, समझ लीजिएगा। लेकिन 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 ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, कह रहा है टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, जब ए वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तब वाई वैल्यू पहले इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी इसका मतलब कि अगर हम वाई में इंक्रीज करें, यहां पर ए वाई नहीं बी है, ठीक है, देन बी अकॉर्डिंगली इंक्रीजेस, ओके सॉरी, ठीक है, माफ करिएगा हजरत। तो यहां पर देखो ए और बी जो दो क्वांटिटीज है, कह रहा है कि अगर मैं ए में इंक्रीज करूं बी में भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, या अगर मैं ए को डिक्रीज करूं बी भी डिक्रीज हुआ, तब मैं कह सकता हूं कि दो क्वांटिटीज जो है ना, इनको हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहते हैं। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मान लीजिए यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चा, मान लीजिए मेरे पास है पेन्स और इनके साथ साथ इनका कॉस्ट दिया गया है, ठीक है बेटा। अब एक क्वांटिटी है पेन और दूसरी क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट। मान लीजिए एक पेन की कीमत जो है, एक पेन की कीमत जो है वो 10 रुपीज है, समझ आया, वो 10 रुपए है, ठीक है। तो एक पेन खरीदा तो कितने कॉस्ट हुआ, 10 रुपए, वेरी गुड। अब मैंने दो पेन्स खरीदे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा 20, अरे बढ़ा कि नहीं, ओके। तीसरा 3 पेन्स खरीदे तो कॉस्ट 30 बना, 4 पेन खरीदे तो 4 कॉस्ट 40 बना। यानी जब भी मैं इस क्वांटिटी पेन्स में इंक्रीज करूं, मेरे कॉस्ट में भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यानी इसका मतलब कि 1/10, 2/10 दो क्वांटिटीज हैं, एक के इंक्रीज करने पे दूसरा भी इंक्रीज होगा, और या अगर मैं डिक्रीज करूं तो इसमें भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 पेन्स खरीद रहा हूं, 40 रुपए में आ रहे हैं, अब मैं 3 पेन ही खरीदा हूं तो कितने में आएंगे, 30 रुपीज में। यानी जब मैं इस क्वांटिटी में डिक्रीज करूं, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, जब मैं इसमें इंक्रीज करूं तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चा, इस टाइम भी हम ये नहीं कह सकते इस खाली कंडीशन पे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये एक कंडीशन है कि अगर एक में इंक्रीज हुई दूसरे में भी इंक्रीज होना चाहिए, अगर एक में डिक्रीज हुई दूसरे में भी डिक्रीज होना, ये कंडीशन है। साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इन सारे क्वांटिटीज का रेशो होगा, यानी ए और बी का जो रेशो होगा, अगर मान लीजिए ये मैं A1 लेता हूं, ये B1 लेता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये A2 लेता हूं, ये B2 लेता हूं, मेरा बच्चा B2 लेता हूं, ये A3 है, ये B3 में लेता हूं बच्चा, ये A4 है, ये B4 लेता हूं बच्चा, B4। अगर साथ साथ ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर इन सब का रेशो सेम आया, यानी मैं कहूं कि 1/4 अगर बराबर आया, सॉरी 1/10 है, 1/10 अगर बराबर आया 2/20, और ये अगर बराबर आया 3/30, और ये अगर बराबर आया 4/40, तब मैं कहूंगा कि दो क्वांटिटीज ए और बी जो है ना आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। हम कह सकते हैं ए एंड बी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अरे समझ आ रहा है? तो देखते हैं कि सेम है कि नहीं। देखो 2 1 r 2 2 10 r 20, 3 1 r 3 3 10 r 30, सॉरी 4 1 r 4 4 10 r 40। तो अगर हम रेशो देखें 1/10 ये बराबर 1/10, ये बराबर 1/10, ये बराबर 1/10, यानी इसमें जब मैंने देखा कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है दूसरे में भी डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, ये इनका जो रेशो है वो सेम है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज ये सारा जो है ना कांस्टेंट वैल्यू के को हम बराबर रखें, यानी इस टाइम के का वैल्यू कितना है बच्चा 1/10। इसका मतलब कि जब मेरे पास यहां पर देखो a/b1, a2/b2,
A3/B3 ये बराबर अगर सारे सेम आए तब मैं कहूंगा कि दो क्वांटिटीज A और B डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डेफिनेशन उतारिए, मैं एक और एग्जांपल दूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरीके से देखा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर कुछ क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी X है, दूसरी क्वांटिटी Y है। बोल रहा है कि बोलिए क्या X और Y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, मैंने बोला कि अगर इन वैल्यूज का रेशियो सेम आया, इक्वल आया, तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर सेम नहीं आया, सिंपल अल्फाजों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कंडीशन है कि अगर एक इंक्रीज हुआ दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, अगर एक डिक्रीज हुआ दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए, साथ साथ उन सारे जो वैल्यूज का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल हुआ तब वो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं मेरा बच्चा। ध्यान रखेगा, अगर मैं इसको देखूं 3/6 और दूसरा क्या है 2/4, क्या देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल यही पर काटते हैं मेरा बच्चा। 3 1 r 3, 3 2 r 6, वेरी गुड। 2 1 r 2, 2 2 r 4, 4 1 r 4, 4 2 r 8, 8 1 r 8, 8 2 r 16, क्या बराबर किसका वैल्यू है 1/2, यानी सबका रेशियो सेम है। तो हम कहेंगे बेटा x और y जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x के इंक्रीज पर y भी इंक्रीज हो रहा है, x के डिक्रीज पर y भी डिक्रीज हो रहा है, और दोनों का रेशियो जब हमने देखा वो सेम है मेरा बच्चा, तो हम कहेंगे कि x और y ये दो क्वांटिटीज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इस कंडीशन में कुछ हम अननोन्स फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो आपके पिछले पेपर में T2 के पेपर में आया था उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को करना है, डायरेक्टली हम पेपर पे उठाते हैं। ठीक है, देखो ये पेपर है, T2 का पेपर आया था, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली वही फाइंड कर रहे हैं। कह रहा है बेटा मेरे पास इस तरीके से दो क्वांटिटीज हैं x और y, है कि नहीं, इसी तरीके से, और इसमें वैल्यू दिए गए हैं 2 और 3, और यहां पर दिया गया है खाली, ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, 9 है, 12 है, और ये खाली ब्लैंक स्पेस है। मुझे बोल रहा है कि आप मिसिंग एंट्रीज फाइंड करिए, मिसिंग एंट्रीज फाइंड करने हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, मिसिंग एंट्रीज जो है यहां पर जो ये वाला है, फॉर एग्जांपल मैं इसका x1 लेता हूं, मान लीजिए इसका मैं y3 लेता हूं, इसका x2 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर है, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल लीजिए, a लीजिए, b लीजिए, कुछ भी, मुझे a फॉर एग्जांपल x2 और y3 जो है ये लेना है, या सिंपल अल्फाजों में हम कहेंगे कि अगर मैं यहां पर a लेता हूं, ये बी लेता हूं, मुझे मिसिंग एंट्रीज फाइंड करने हैं, ए और बी को फाइंड करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आया था यूनिट 3 का, कह रहा है फाइंड द मिसिंग एंट्रीज। ठीक है, अगर एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है कि एक्स और वाई जो है मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब इनका रेशियो सेम होगा। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मैं कहूंगा 2/3 जो है ये बराबर किसको होगा, इसके रेशियो को, यानी a/9 को। ये बराबर किसको होगा बच्चा, 12/b को होगा कि नहीं। इसका मतलब ये क्वांटिटी भी इसको बराबर, ये क्वांटिटी भी इसको बराबर करते हैं इक्वेट, यानी ये मैं लिख सकता हूं 2/3 जो है ये बराबर किसको भी है, a/9 को, है कि नहीं। और साथ साथ ये इस चीज को भी बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है ना बच्चा, तो मैं लिख सकता हूं 2/3 ये भी बराबर है 12/b। अब सिंपल सॉल्व करिए, आसान अल्फाजों में करिए बच्चा, बहुत ही आसान है। देखो यहां पर ऊपर चलाते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं आया था, वरना डायरेक्टली काट दे। ये ऊपर आएगा 2 × 9 डिवाइड बाय में है 3, और वो a का वैल्यू निकलेगा बेटा। इसी तरीके से अगर हम यहां का देखेंगे तो ये जो है b ऊपर जाएगा, b इधर ऊपर आया, 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 12 और मल्टीप्लाई होगा 3, होगा कि नहीं। सिंपल अल्फाजों में बेटा 2 1 r 2, 2 6 r 12, वेरी गुड। यहां पर 3 1 r 3, 3 3 r 9, बेटा 3 2 r 6, तो a का वैल्यू 6 आया, a का वैल्यू 6 आया, ठीक है। तो यहां पर देखिए b का वैल्यू जो है ना 6 3 r 18 आया। तो यहां पर देखिए a का भी वैल्यू हमने फाइंड करा, यानी मिसिंग एंट्री अगर मैं इसकी जाए ध्यान से देखो, ये 6 वैल्यू यहां पर होगा और यहां पर वैल्यू होगा 18 का,
18 का, तो हमने मिसिंग एंट्रीज फाइंड की। दो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बताए अगर आपके पास दो क्वांटिटीज जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तब आपको मिसिंग एंट्रीज फाइंड करने हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, जो रेशियोज उन क्वांटिटीज का है वो इक्वेट करना है, और अगर वो इक्वेट करे तो आपको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है मेरा बच्चा, दूसरा चैप्टर है आपके 8th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ाएंगे ना। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, लीनियर इक्वेशन आती है सॉल्व करना, वहां पर ए और बी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में पूछा गया था। इसी तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, आपको इतना ही नहीं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज हुई, एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी भी डिक्रीज हुई, इतने में ही आप नहीं बता सकते हैं वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। नहीं बेटा, आपको अगर उन क्वांटिटीज का रेशो सेम आया तब कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। समझ आ रहा है? मैं एग्जांपल दूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए आपको दो क्वांटिटीज है, एक है वेट, दूसरी है हाइट। इन दो क्वांटिटीज के बारे में आपको बोला गया कि, ध्यान से समझ लीजिएगा, बोला गया जितनी हाइट बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग बच्चे का वेट बढ़ेगा। ये वही बोल रहा है कि इंक्रीज पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज पे डिक्रीज होगा। ठीक, अब ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए अभी मुझे नहीं पता है ना कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। अगर कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ ना, तब हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि उनका रेशो सेम आएगा। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, अगर वेट और हाइट में दो क्वांटिटीज है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखते, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चा। देखो, अगर हाइट और वेट है, देखिए एक बच्चा है, मान लीजिए मैं अपना ही नाम लेता हूं, आमिर में लेता हूं, क्योंकि किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको बुरा लगता है। अगर किसी को बुरा लगता है तो माफ कर दीजिएगा। तो यहां पर देखो मेरा बच्चा, हाइट और वेट है, आमिर का ही हाइट वेट है। देखो, मान लीजिए जब मेरी हाइट 2 फुट की थी, मान लीजिए उस टाइम, मान लीजिए वेट मेरा 30 kg था। ठीक है, ठीक हो सकता है। अब 2 फुट के बाद इंक्रीज हुआ, इंक्रीज के साथ साथ मान लीजिए इंक्रीज वेट में भी हुआ। जब मैं 4 फुट पूछा, मान लीजिए उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है, मैं 40 kg तो तब तक पहुंच गया। ठीक है, देखो यहां पर इंक्रीज, यहां पर भी इंक्रीज हुआ, और जब मैं 5 फीट पहुंचा तब उस मेरा वेट मान लीजिए 60 kg था। देखो, इंक्रीज, एक के इंक्रीज पे दूसरा भी इंक्रीज हुआ, हो रहा है कि नहीं। अब इंक्रीज हुआ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं बेटा इसी पे नहीं हम बोल सकते, हमें रेशो चेक करना इंपॉर्टेंट बनता है। देखो रेशो फाइंड करेंगे तो मुझे 30/2 बराबर आना चाहिए किसको, 40/4, ये बराबर आना चाहिए 60/5। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखो 2 1 r 2, ठीक है, 2 15 r 30, 4 1 r 4 10 r 40, 5 1 r 5, 5 1 r 5, 5 2 r 10। ठीक है, समझ आ रहा है। तो रेशो क्या आया, 15/1, 10/1, 12/1। क्या ये रेशो सेम है बेटा? ये सेम नहीं है। तो जब रेशो ही सेम नहीं है तो मैं कहूंगा कि वेट और हाइट जो है इस कंडीशन में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज भी हो जाए और दूसरी क्वांटिटी भी तब भी इंक्रीज है, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तब क्या है कि हमें रेशो बराबर होना चाहिए। अगर रेशो बराबर है तो हम कह सकते हैं बेटा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करें। सिंपली कुछ नहीं करना है, उन रेशोज को आपस में इक्वेट करना है और अननोन्स बाय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करके उसको अननोन को फाइंड करना है। समझ आ रहा है मेरा बच्चा? वेरी गुड। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, उसको समझते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, आपको रिवीजन हो जाए कि हम किस तरीके से करते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो नेक्स्ट इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं।
मेरा बच्चा नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। मैंने बोला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि एक इंक्रीज हुआ दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, एक डिक्रीज हुआ दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इनवर्स में उल्टा है कि अगर एक इंक्रीज हुई दूसरा डिक्रीज हुआ, या एक डिक्रीज हुआ दूसरा इंक्रीज हुआ, तब मैं कह सकता हूं कि दो क्वांटिटीज जो बच्चा है ना वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कंडीशन क्या थी कि दो क्वांटिटीज का रेशियो x बाई वाई बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितनी भी क्वांटिटीज है उनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो, इसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। सिंपल अल्फाजों में दो क्वांटिटीज, आपके पास दो बॉक्सेस होंगे, उसमें दो क्वांटिटीज होंगे, उन दो क्वांटिटीज में नंबर्स वैल्यूज दिए गए होंगे बच्चा। अगर उन वैल्यूज में एक में चेंज हुई दूसरे में, फॉर एग्जांपल अगर एक में इंक्रीज हुई दूसरे में डिक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन में दोनों क्वांटिटीज जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एक्स वाई उस टाइम मेरे पास दो क्वांटिटीज जो होंगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। तो कंडीशन मैंने बोला x बाई वाई के बराबर आया, यानी उनका रेशियो सेम आया, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसमें कंडीशन याद रखिए दोनों का मल्टीप्लाई। अगर के बराबर आया, कांस्टेंट आया, तो अब क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो एक क्वांटिटी पहले कि अगर एक में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ दूसरे में डिक्रीज हुआ, या पहले में डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, उल्टा, तब हम कहेंगे कि दो क्वांटिटीज क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बेटा यहां पर आप देखो जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जैसे आपको क्वेश्चन करना है वो ये है। आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ये क्वांटिटी याद रखनी है कि रेशियोज अगर क्वांटिटीज का सेम है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर उनका उन दो क्वांटिटीज के मल्टीप्ल्यूज का क्वांटिटीज होंगे ना बच्चा, उनका सेम होना, तब कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में। देखते हैं, अब ध्यान से समझ लीजिएगा। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज को मैं इनवर्स प्रोपोर्शन में कह सकता हूं मेरा बच्चा। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसका मतलब कि जो दो क्वांटिटीज का वैल्यू होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, कंटिन्यूअसली करना। अगर वो सेम आया मल्टीप्लाई, तब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो कंडीशन ये है। तो क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा मेरा बच्चा। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरा बच्चा। एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एग्जाम्पल में मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं एक्स वाई, इसमें 9/4, 12/3, 6/8, 2/18, 1/6। अब कैसे चेंज हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, वो आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन याद रखनी है। जो क्वेश्चन में आपको यूज करना है ना वो ये टेक्निकल डेफिनेशन यूज करनी है मेरा बच्चा। आपको मल्टीप्लाई देखना है क्वांटिटीज का, सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन, नहीं है तो नहीं है। आपको उतनी परेशानी नहीं, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं 9/4 9 into 4 बेटा 36 आया, वेरी गुड। 12/3 30, 12 1 12 2 36, वेरी गुड। 48 6 48 आया, वेरी गुड। 18 36, वेरी गुड। 36 36, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बराबर इसको, लेकिन ये इसको बराबर नहीं, ये इसको बराबर नहीं, ये बराबर है, यानी ये बराबर है। ये सारे बराबर नहीं है, ये कि कांस्टेंट वैल्यू को बराबर नहीं है। हालांकि चार बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो मैं कहूंगा कि एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ आ रहा है। तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेक करना है तो आप रेशियो चेक करिए। रेशियो इक्वल आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए यहां पर होता तब ये बराबर आता, तब ये बराबर आता है 36, यानी सब इक्वल है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू के को बराबर है, तब इस टाइम में कह सकता हूं एक्स वाई जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन दिखाते हैं। समझ आ रहा। दिस इज द बेसिक, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आपको जो थोड़े से आइडिया मिलेगा कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अपने एग्जाम को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस के जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के, आपको सारे कर दिए जाएंगे। 2 लेक्चर्स में आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ना खत्म किया जाएगा। आपको हर एक मटेरियल यहीं पे मिलेगा बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार हमारे लिए सिर्फ इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरे कोई हुक्म हो गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको देखने की जरूर कोशिश करेंगे। हमारा
मकसद ये है हमारे बच्चों को कुछ देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।